हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी या एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या चंगेज खान और उसके जीवन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में जो है हम लोग जो है चंगेज खान और उसके वंशजों के जो कालक्रम है और इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम है उसके बारे में पढ़े थे, और आज हम लोग इसके बाकी बचे हुए हिस्से को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो है चंगेज खान के टाइम का जो है एक चित्र दिया हुआ है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उस कालक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि 1258 ईस्वी में क्या हुआ था कि बगदाद पर जो है अधिकार कर लिया किसने, चंगेज खान ने। और अब्बासी खिलाफत का अंत हो गया। मौके के छोटे भाई हुलेगू के अधीन जो है ईरान में ईल खानी राज की स्थापना हुई, और जोचिद और ईल खान के जो है मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ। 1260 में पेकिंग में महान खान के रूप में कुबले खान का राज्यरोहण हुआ, और चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में जो है संघर्ष शुरू हो गया। मुगल राज अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त तोलुई, चगताई और जोची जो अगोदोई का वंश था वो पराजित हो गया और तोलुईद में जाके मिल गए। तोलुईद कौन थे कि चीन का जो युआन वंश है और ईरान का जो ईल खानी राज है वो तोलुईद के ही जो है वंशज है। वही चगताई जो है वो उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र और तुर्किस्तान में है, और रूसी स्टेपी क्षेत्र में जो है जोचिद वंश थे, और उन्हें पर्यवेक्षक जो है गोल्डन हर्ड के नाम से वर्णन करते थे। 1295 से 1304 के बीच क्या हुआ था कि ईरान में ईल खानी शासक जो थे उसे या फिर गजन खान का शासनकाल कहते हैं। उसके बौद्ध धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य ईल खानी सरदारों का भी जो है वो धर्मांतरण होने लगा। 1368 ईस्वी में क्या होता है कि चीन में युआन राजवंश का अंत हो गया, और 1370 से 1405 तक क्या था कि तैमूर का शासन था, और बरलास तुर्क होते हुए उसने चगताई वंश के आधार पर अपने को चंगेज खान के वंशज बताया। उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की, और तोलू राज्य जो है चगताई और जोची राज्यों के कुछ हिस्से चीन को छोड़कर को सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्रों में एक साम्राज्य का गठन किया। उसने अपने को गुरेगेन शाही दामाद की उपाधि से विभूषित किया, और चंगेज खान के कुल की जो है राजकुमारी से विवाह किया। तो किसने, जो तैमूर थे उन्होंने, उनका टाइटल क्या था, गुरेगेन थे, या फिर उसका अर्थ था शाही दामाद की उपाधि से जो है स्वयं को विभूषित किया था। 1495 से 1530 के बीच क्या हुआ था कि जहीरुद्दीन बाबर जो है वो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, और फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना और वहां से खदेड़ा गया। काबुल पर कब्जा किया और 1526 में जो है दिल्ली और आगरा पर जो है अधिकार जमाया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1500 में जोची के जो है, जोची कौन थे, जोची चंगेज खान के पुत्र थे। जोची के जो कनिष्ठ पुत्र थे उनका नाम क्या था, सिवान। सिवान का वंशज क्या है, साइवानी खान द्वारा तुरान पर अधिपत्य किया गया, और तुरान में जो है साइवानी सत्ता जो था, या साइवानियों को उज्बेक भी कहा जाता है, और जिनके नाम से ही वर्तमान उज्बेकिस्तान का नाम पड़ा, को सुदृढ़ किया, और इस क्षेत्र से बाबर और तैमूर के वंशजों को जो है खदेड़ दिया। 1759 में जो है चीन के मंचुओं ने जो है मंगोलिया पर विजय प्राप्त की, और फाइनली जो है 1921 में मंगोलिया का गणराज्य का गठन हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चंगेज खान के उपरांत जो है मंगोल साम्राज्य का क्या हुआ। तो चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात जो है मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण क्या है, 1236 से 1242 तक का था, जिसके दौरान क्या हुआ कि रूस के स्टेपी क्षेत्र जो बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में जो है भारी सफलता प्राप्त की गई। और दूसरा चरण था 1255 से 1300 तक का, जिसमें क्या था कि समस्त चीन था, जिसमें सन 1259 से इराक, ईरान और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात क्या था कि साम्राज्य की परिसीमाओं में जो स्थिरता आई। तो ये 2 पार्ट था, 2 चरण क्या क्या था, पहला तो 1236 से 1242 का, और दूसरा 1255 से 1300 का। इसमें क्या खास बात थी कि इसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र जो थे, इसमें कौन कौन से आते थे स्टेपी क्षेत्र में, बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी। इसमें क्या था, जो मंगोल साम्राज्य था उनका क्या था कि उसमें सफलता मिला था और उस पर उनका शासन स्थापित हो गया था। वही दूसरा चरण क्या था, 1255 से 1300 तक, जिसमें क्या था कि समस्त चीन में क्या था, 1279 में पूरे चीन पे कब्जा कर लिया था। ईरान, इराक और सीरिया पर उन लोगों ने, जो मंगोल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी।
और इन अभियानों के पश्चात क्या था कि साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। सन 1203 के बाद के दशकों में जो है मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्याय का सामना करना पड़ा। परंतु ये देने योग्य बात है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना जो है संभव नहीं हो पाया। यद्यपि क्या हुआ था कि बियाना और उससे परे परे जो पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र जो है मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे। तथापि उनके जो हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। और इस प्रवृत्ति के जो है वो दो पहलू थे। पहला तो था कि मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी। और क्या था कि जब प्रथम दो पीढ़ियां जो थी जोची और ओगदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए। अब उनके लिए जो है यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना जो है अधिक महत्वपूर्ण हो गया। और दूसरी स्थिति क्या थी कि तब उत्पन्न हुई जब चंगेज खान के जो है वंश जो है तोलुइद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगदेई के वंशों को कमजोर कर लिया। मोंके जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसके राज्य अभिषेक के उपरांत 1250 के दशक में जो है ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए। परंतु 1260 के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के क्या है मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। और इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने जो एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। तो यहाँ पे क्या है कंफ्यूजन कि जो चंगेज खान की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या थे उनके चार पुत्र थे। चार पुत्र में जो बड़े कौन थे, जोची और ओगदेई। ये मोंके जो थे वो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था। और जब उनका राज्याभिषेक कब हुआ बात, तो उसके उपरांत 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में जो शक्तिशाली अभियान किए गए थे। परंतु 1260 ईस्वी के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में जो है अपने हितों की वृद्धि की। और जो प्रथम जो दो पीढ़ियां थी जोची और ओगोदेई जो थे, उनके उत्तराधिकारियों ने जो है कि यूरोप यूरोप में अभियान जो है उसमें करने की अपेक्षा जो है अपने हितों की रक्षा करना जो है उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने जो है एक छोटी और अपर्याप्त सेना भेजी। और मंगोलों की पराजय जो है और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से क्या हुआ उनका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। और इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई के वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने क्या है जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में क्या है कि मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान जो है वो शिथिल नहीं हुए। वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया। और ये विरोधाभास ही है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही क्या हुआ कि शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ जो है वो दिखाई देने लगे। और इस अध्याय का जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस वजह से क्या है कि मंगोल को महान राजनीतिक सफलता प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं वजह से क्या है कि उनकी प्रगति में जो है वो बाधा भी आई। तो मंगोलों का सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन किस प्रकार का था, इसमें के बारे में हम लोग जानेंगे कि मंगोल और उनके जो है अन्य यायावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य जो है वो हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से क्या है सशस्त्र सेना बनती थी। और विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात जो है विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य जो है वो शामिल हुए। इससे क्या है उनकी सेना जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें क्या उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित थे और केराइटो जैसे पराजित लोग भी जो इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद जो है महासंघ में सम्मिलित कर लिया गया। तो केराइटो के साथ जो है चंगेज खान की जो है शुरुआती से ही वो दुश्मनी थी और पुरानी शत्रुता के बाद भी क्या उनको महासंघ में शामिल कर लिया गया। चंगेज खान क्या है कि उन विभिन्न जनजातीय समूह जो उनके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसकी सेना जो है वो स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई थी। स्टेपी क्षेत्र में जो पुरानी दशमलव पद्धति थी उसी के अनुसार जो है उनकी सेना गठित की गई थी। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि चंगेज खान की सेना किस प्रकार गठित की गई थी, तो वो दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की थी। और दशमलव पद्धति क्या थी कि जैसे 10, 100, 1000 और अनुमानित 10,000 सैनिकों की जो है इकाइयों में यह विभाजित थी। जबकि पुरानी पद्धति में जो कुल
मतलब क्लान और कबीले यानी ट्राइब और सैनिक दशमलव इकाइयों के साथ जो है अस्तित्व में थी। चंगेज़ खान ने इस प्रथा को समाप्त किया, मतलब कुल और क्लान को ये सब समाप्त किया, और उसने प्राचीन जनजातीय समूह को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में जो है विभक्त कर दिया। और उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। और सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों, जिसे तुमन कहते हैं, 10,000 सैनिकों की इकाई को क्या तुमन कहते थे, की थी, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। उसने स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को जो है एकीकृत कर इसके जनक जो है चंगेज खान ने इन सभी को जो है एक नवीन पहचान प्रदान की। कई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, उसे क्या नोयान कहा जाता था। तो नोयान क्या था कि यह विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करने वाली सैनिक टुकड़ी थी और यह उनके 4 पुत्रों के जो है अधीन थी। और इस नई व्यवस्था में जो है उनके अनुयायियों का वो समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष जो है घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खान का साथ दिया था। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा कहा, आंडा मतलब क्या होता था, सगा भाई, कहकर जो है सम्मानित किया था। और ऐसे अन्य और भी कई जो आंडा से निम्न श्रेणी के थे, ये स्वतंत्र व्यक्ति थे। इनको चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा, और नौकर का पद जो इन लोगों का अपने स्वामी के साथ जो है गहरा संबंध दर्शाता था। और इस तरह जो है नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नई तरह से उभरे अभिजात वर्ग ने जो अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की। इस नवीन श्रेणी हायरार्की में क्या था कि चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। और इससे क्या हुआ कि इससे उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का जो मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज खान का जीवन काल भी जो है अभी निरंतर विजयों और साम्राज्यों को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था, जिसकी सीमाएं जो अत्यंत परिवर्तनशील थी। और उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को जो है रूसी स्टेपी क्षेत्र का प्रदेश प्रांत हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा यानी कि उलूस जो है वो निर्धारित नहीं थी। और इसका विस्तार जो है सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहां तक उसके घोड़े जो है स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते हैं। तो उलूस जो है, उलूस क्या होता था, उलूस जो है प्रदेश जिसपे वो मंगोल जो है अपना शासन जो है चलाते थे, या फिर जिस जिस सीमा को जो वो विजित करते थे। और वो क्या था कि एक निश्चित भूभाग नहीं था, जहां तक उसके जो है घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे, वो सारा प्रदेश जो है उसके अंडर में आता था। तो इसको क्या कहते थे, उलूस कहते हैं, और इसी का ही गठन हुआ था। और उसमें तो उसके 4 पुत्र थे, तो उन्होंने 4 उलूसों का जो है गठन किया था। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि उसका ज्येष्ठ पुत्र था, मतलब जो सबसे बड़ा बेटा था जोची, उसको रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ था। तो उसका सीमा निर्धारण नहीं था, कोई बॉर्डर नहीं था कि ये यहाँ से यहाँ तक ही था। जहाँ तक उसका मन था वहाँ तक वो शासन कर सकता है, बस उसको वो दिशा बता दिया गया था कि ये जो रूसी स्टेपी प्रदेश क्षेत्र जो है वो, उसमें वो जहाँ तक उसका मन चाहे वो शासन कर सकता है, और वही उलूस है। दूसरे उसके जो दूसरे पुत्र थे चगताई को जो है उसको तुरान का स्टेपी क्षेत्र मिला था, और पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी जो है मिला था, उसके जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वो जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा, वैसे वैसे अधिकार क्षेत्र भी जो है उसका परिवर्तित होता गया होगा। और चंगेज खान ने संकेत दिया था कि उसका जो तीसरा पुत्र है ओगोदय, उसका क्या है कि वो उसका उत्तराधिकारी होगा, और उसने महान खान की जो है उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी जो है काराकोरम में प्रतिष्ठित की, और उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोय ने जो है अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र जो है मिलजुल कर जो है साम्राज्य का शासन करेंगे, और इसे ध्यान में रखते उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां तामा निर्धारित की। तो तामा क्या होता था, सैन्य टुकड़ियां को तामा कहा जाता है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि उसके 4 पुत्रों को उन्होंने किस तरह से बांटा था। जो बड़ा पुत्र जोची था उसको कहाँ कौन सा क्षेत्र दिया था, रूस का जो स्टेपी प्रदेश का क्षेत्र है वो दिया था। वहीं उसके दूसरे पुत्र जो चगताई थे उसको तुरान का जो स्टेपी क्षेत्र है तथा पामाइर का पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र है वो मिला हुआ था। और तीसरा बेटा जो था उसका ओगोदे, वो क्या था, उसका उत्तराधिकारी था, और उसको क्या था कि उत्तराधिकारी बनाया गया था। वहीं जो सबसे छोटा पुत्र तोलाई था उसको अपनी पैतृक भूमि जो है मंगोलिया को प्राप्त किया था, है ना। तो इस तरह से उसने चारों पुत्र में जो है वो बांट दिया था। लेकिन हम लोग बाद में क्या पढ़ते हैं कि चंगेज खान की मृत्यु के बाद जो बड़ा पुत्र है और तीसरा पुत्र है जोची और ओगदे वो मिल जाते हैं, और जो दूसरा और चौथा पुत्र है वो साथ में मिल जाते हैं, और तोलुईद जो है ग्रुप या समूह का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक मेन पॉइंट जो है इसके बारे में पढ़ा जाता है, तामा। तामा क्या था, वो सैनिक टुकड़िया है। वही उलूस क्या था, जो उसका शासन क्षेत्र था जिसका सीमा निर्धारित नहीं थी।
तो क्या था कि परिवार के सदस्यों में जो है राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद, जिसे क्या कहा जाता है, सरदारों की परिषद को किरीलताई में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य का निर्माण, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह भूमि, उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं ये फैमिली ट्री है कि किस तरह जो है मंगोल वंश का जो है ये चंगेज खान है, उनके जो है पुत्र थे, कौन कौन थे, चार पुत्र थे। पहला तो जोची, चगताई, ओगोदे और तुलुई, है ना। तो जोची के जो पुत्र थे वो थे बातु और क्या थे, बर्क। और वही चगताई के जो है कोई पुत्र नहीं था। और ओगोदय के जो थे वो गोमुख थे। वही तोलुई के जो थे वो आरिक, बोंके, हलाकू, कुबलय और मोंके थे। और इनमें से जो है मोंके जो था वो सबसे फेमस था। तो क्या था कि मंगोल वंश के यहाँ बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुविवाहित चंगेज खान जो है अनेक बच्चों के जनक थे। उनके पटरानी जो है बोरते के गर्भ से जो है जन्मे चारों पुत्र उनके वंश वृक्ष की शाखाएं बने। पटरानी मतलब जो मुख्य रानी होती है ना, वो उनके बोरते के गर्भ से जो है जन्मे चारों पुत्र उनके वंश वृक्ष की शाखाएं बने। उनके ज्येष्ठ पुत्र जोची के परिवार में से कोई भी सूरमा या फिर प्रसिद्ध खान पैदा नहीं हुआ, परंतु उसके परिवार के पास अपार शक्ति थी। गोमुख की मृत्यु के पश्चात जोची के पुत्र बातु के जो है ओगोदय वंश के समर्थन से इनकार के कारण शक्ति तोलू परिवार के हाथ में आ गई, जिससे मोंके और कुबलाई खान के लिए सत्ता के द्वार खोल दिए। वहीं तोलू, बरके और आरिफ बोके के लिए कोई भी प्रतिमा उपलब्ध नहीं है, और घृणित नामी सूरवीरों या फिर खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके साथ जो है परंपरागत मुंडे हुए सिरों के साथ जो है दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि चंगेज खान ने जो है पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी। हरकारा पद्धति मतलब जो पोस्टल सिस्टम है, जिसे क्या है राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार जो है संदेश वाहक तैनात रहते थे। और इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर जो है अपने समूह अपने पशु समूह से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा, है ना, जिसे क्या कहा जाता था, कुबकुर कर लेते थे। तो अब पशुओं का जो 10वां हिस्सा प्रदान करते थे एज ए टैक्स के रूप में, तो उसे क्या कहा जाता था, कुबकुर कहा जाता था। और इस उगाही या लेवी को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, मतलब उनसे लिया नहीं जाता था, वो लोग खुद देते थे, जिससे क्या है कि उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज खान की मृत्यु के उपरांत इस हरकारा पद्धति को क्या कहा, याम, हरकारा पद्धति को क्या कहा गया था, याम कहा गया था। इसमें और भी सुधार लाया गया। और इस पद्धति की गति को जो है गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को जो आश्चर्य में डाल देती थी। इससे क्या है कि महान खान जो है खानों को अपनी विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। तथापि विजित लोगों को जो अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को काफी हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं तथा उत्पादन व्यवस्था क्या जो है वो अस्त व्यस्त हो गई थी। सैकड़ों हजारों लोग जो है वो मारे गए और इससे कहीं अधिक क्या है दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या जो है अतिशयोक्तिपूर्ण तथा तथ्यों के जाल में खो गई है, और संभ्रांत लोगों के लिए कृषक वर्ग तक जो है समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप जो है उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों, जिसे कनात कहते हैं, का नियमित रूप से मरम्मत कार्य जो है संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत ना होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा क्या है पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी उभर ही नहीं पाए। तो भूमिगत नहरों को क्या कहा जाता था, कनात कहा जाता था। और जब सैन्य अभियान क्या हुआ कि अभियानों में विराम आया, तब यूरोप और चीन के भूभाग जो है उनमें परस्पर संबंध हो गए थे। मंगोल विजय, जिसको पैक्स मंगोलिका भी कहा जाता है, के बाद उत्पन्न शांति से जो है क्या हुआ कि व्यापारिक संबंध में परिपक्व हुए, और मंगोलों की देखरेख में जो है रेशम मार्ग, सिल्क रूट पर व्यापार और भ्रमण जो है अपने शिखर पर पहुंचा। किंतु पहले की तरह व्यापारिक मार्ग चीन में ही जो है खत्म नहीं होते थे। ये क्या है कि जो है ये उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गया, और मंगोल शासन में जो है सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में जेरेद जारी किया जाता था। यानी कि जो लोग सिल्क रूट से जो जाते थे, यात्रा करते थे, तो उनमें क्या है कि संचार और यात्रियों को सुलभ यात्रा जो है मंगोल उपलब्ध कराते थे। और इस सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के
से क्या होता है कि कुछ टैक्स या फिर जिसको पास होता था उनके पास, उसे क्या कहते हैं फारसी में पैसा कहा जाता था और मंगोल भाषा में जेरेज कहा जाता था, वो जारी किया जाता था। और ये पास जो सुविधा होती थी, इस सुविधा के लिए जो व्यापारी होता है बाज नामक कर अदा करते थे। तो जो पास होता था उसको पैसा या जेरेज कहते थे, वही टैक्स जो होता था उसको बाज कहा जाता था। तो बाज नामक जो है टैक्स अदा करते थे, जिसका तात्पर्य था कि ये मंगोल शासक या खान की सत्ता जो है स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है जो सिल्क रूट था उसको दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है काराकोरम से लेके ये यूरोप तक जाता था। ये जो ब्लू ब्लू लाइन है जो है, एक सेकेंड, ये जो ब्लू ब्लू लाइन है ये क्या है कि ये सिल्क रूट है। और यहाँ पे फिर काराकोरम से जो है गेजियू तक आता था। और ये रेड जो है वो चंगेज खान के नेतृत्व में जो मंगोल साम्राज्य था उनको दिखाया गया है। ये जो रेड रेड जो है कि काराकोरम से क्या हांगझाओ तक जाता था। फिर ये महान खान का साम्राज्य था, वहीं काराकोरम से लेकर ये क्या बुखारा, हिरात, बल्ख, निशापुर ये सब जाते थे। और फिर बुखारा से ये गोल्डन होर्ड का जो खानियत था। आगे क्या है कि 13वीं शताब्दी ईस्वी में जो है मंगोल साम्राज्य में जो है यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में जो है विरोध जो है कम होता गया। उदाहरण था 1230 ईस्वी के दशक में जब मंगोल ने उत्तरी चीन के चिन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को जो है मौत का घाट उतार दिया जाए और उनकी जो है कृषि भूमि को जो है चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक आते आते जो है सुंग वंश की पराजय के उपरांत जो है दक्षिण चीन के मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज खान का पोता जो था कुबले खान, जिनकी मृत्यु 1294 ईस्वी में हुई थी, कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। और गजन खान जो थे जिनकी मृत्यु 1304 में हुई थी, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वे कृषकों को ना लूटे। एक बार तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान उसने कहा कि ऐसा करने से राज्य में जो है स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती है। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियां चंगेज खान को जो है हैरानी में डाल देती थी। तो यहाँ पे गजन खान का भाषण का जो एक दिया हुआ है कॉलम, उसमें क्या है कि गजन खान जो है वो 1295 से 1304 में पहला इलखानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया, जिसमें संभवतः उनके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था, जिसे मंत्री के पत्रों में जो है शामिल किया गया था। तो भाषण इस प्रकार था कि मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सब को लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे तो उससे उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे, उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में जो है अंतर समझना जो है आवश्यक है। तो चंगेज खान के शासनकाल से ही मंगोलों ने जो है विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज दिया जाता था, जैसे चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण। और इस तरह उन्होंने जो है दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में मदद की और इनके पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहां के स्थानबद्ध जनजीवन में होने वाली खाना बदोशों की जो है लूट मारों की धार कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से जो है कुछ प्रशासक काफी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी करते थे। तो एग्जाम्पल के लिए क्या था कि 1230 के दौरान एक चीनी मंत्री थे, उनका नाम क्या था, येलू चुत्साई। उसने अगोदय की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा था जुवैनी के परिवार ने भी जो है ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में इसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रशीदुद्दीन ने जो है गजन खान के लिए वो भाषण इसी समय तैयार किया था जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समझ दिया था, जिससे उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय जो है उनकी रक्षा करने की बात कही थी। तो स्थायीबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्रों में अधिक था। उन क्षेत्रों में जो यायावरों के मूल स्टेपी आवास से दूर थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना जो है वो स्थान ले लिया और हर एक अपने उलूस था, जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया।
यह अंशतः क्या था, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए तोलुई वंश के वंशजों ने युआन और इलखानी वंशजों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह, जिसे गोल्डन हट कहते हैं, उसका गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया, जो चगताई के वंशज तथा रूस गोल्डन होड़ की स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। चंगेज खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक वंश समूह में बंट जाने का तात्पर्य था कि उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना। और स्पष्टता क्या था कि यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ। और इसी की एक शाखा थी टोलुइद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिया। तो किसने दिया कि तोलुइद शाखा ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत वो बड़ी निपुणता से जो जो उस टाइम के उनके संरक्षण में इतिहासकार थे उनको बताया। और बहुत हद तक क्या हुआ कि यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। और परिष्कृत रूप से यह भी कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। और तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया था। तो ईल खानी थे ईरान में 13वीं शताब्दी में के आखिर में फारसी इतिहास वृत्त में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया। तो ईल खानी ईरान में 13वीं शताब्दी में जो चंगेज खान के टाइम में इतना खून खराबा किया गया था, उनका विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर भी बताया गया। एक उदाहरण के लिए क्या था कि एक चश्मदीद गवाह इस विवरण के विरोध में कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे, वहीं एक इलखानी इतिहास वृत्त में यह विवरण दिया गया कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए थे। यानी कि जो चश्मदीद गवाह थे उनके अकॉर्डिंग क्या था कि बुखारा के किले में 400 सैनिक थे, लेकिन इलखानी इतिहास वृत्त के अनुसार क्या था कि उसी बुखारा के किले में लगभग 30,000 सैनिकों को मारा गया। यानी कि उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसमें बताया गया था। यद्यपि इलखानी विवरणों में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती है, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श ये कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया है और अब पहले जैसा खून खराबा वो समाप्त हो चुका था। चंगेज खान के वंशजों में विरासत में जो कुछ भी मिला वो महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी कि अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी एक धाक जमानी थी और इसके बदले हुए समय में वे वीरता की यह तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसी चंगेज खान ने की थी। तो डेविड आइलन थे उनके शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य, यास क्या था कि वो नियम संहिता था। तो वह नियम संहिता जिसके बारे में कहा गया कि चंगेज खान 1206 के किरिलताई में लागू की गई थी। तो किरिलताई क्या था, यह परिषद था और उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यासाक लिखा जाता था और जिसका अर्थ क्या था, विधि, अज्ञप्ति व आदेश। यानी और वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यासाक के बारे में मिला, उनका संबंध क्या था कि प्रशासनिक विनियमनों से है, जैसे कि आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया और इसका मतलब था चंगेज खान की विधि संहिता। यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं को देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक क्या था कि मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। हालांकि मंगोलों का क्या है कि अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वो अल्पसंख्यक नहीं थे और उनके दावे के जरिए हो सकता है कि जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था, इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। पर किंतु उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सिलोमान की भांति एक स्मृतिकार के होने का दावा किया जिसकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी।
यास जो है मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ और उसने क्या किया, चंगेज खान और उनके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यद्यपि मंगोलों ने जो है काफी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को जो है अपना लिया था, फिर भी यास ने जो है उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का जो है आत्मविश्वास दिया। यास जो है एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी और हो सकता है कि चंगेज खान ने ऐसी विधि की योजना पहले से ना बनाई हो, लेकिन वो निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से जो है प्रेरित था, जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में जो है अहम भूमिका निभाई। तो यहाँ यास के बारे में एक कॉलम दिया गया है कि 1221 में जो है बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर जो है उनकी भत्सना की। उसने जो है उनको पापी कहा और ये चेतावनी दी कि इन पापों का प्रायश्चित उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। और यह वर्णन करने योग्य जो है एक नाटकीय घटना थी, जिसको क्या है लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर का वंशज जो था अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया और चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहां छुट्टी की नमाज अदा करने गया था। और उसके इतिहासकार हफीज तानिश ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्मपरायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया और साथ में ये चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज खान के यास के अनुसार था। निष्कर्ष क्या हुआ कि चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में जो स्थान। तो आज जब हम चंगेज खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीर आती है जैसे कि एक विजेता नगरों को ध्वस्त करने वाला एक ऐसे व्यक्ति की जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोह को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए क्या था कि चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया और लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा जो शोषण से मुक्ति दिलवाई। साथ ही उन्हें क्या है समृद्ध बनाया और एक शानदार जो है पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों, बाजारों और पुनर्स्थापित किया गया, जिससे वेनिस के मार्को पोलो की तरह क्या है दूर के यात्री जो है वो आकृष्ट हुए। और चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों के कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का जो है एकमात्र परिप्रेक्ष्य था कि परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण जो होता है दूसरा प्रभावशाली दृष्टिकोण को पूरी तरह से मिटा देता है। और स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज के बारे में जब हम सोचते हैं, जिसमें विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया गया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे, जिसमें क्या था कि शमन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर जो है अपने व्यक्तिगत मत जो है कभी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने जो है सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया और इनका शासन जो था वो बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक थी, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। और ये उस समय के लिए जो एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियां, जैसे कि भारत में मुगल शासकों के अनुसरण के लिए जो है आदर्श प्रस्तुत कर सके। मंगोलों और किसी भी यायावर शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलेख है, उनसे यह समझना जो है वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों को कहे एक परिसंघ बनाया। और अंततः क्या मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया और तथापि मंगोल साम्राज्य के जो है संस्थापक की प्रेरणा जो है प्रभावशाली शक्ति बनी रही। और 14वीं शताब्दी के अंत में क्या है कि अन्य राजा जो था तैमूर, जो कि एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच अनुभव किया, क्योंकि क्या वो चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसे अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में जो है प्रस्तुत किया। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उसने चंगेज खान को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में अपना लिया, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन जो है बड़े गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खान एक बार फिर मंगोलों के लिए जो है आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, जो महान के अतीतों की स्मृतियों को जागृत राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। तो यहाँ क्या है कि क्या
लघु चित्र है और उसमें क्या दिखा गया है इस लघु चित्र में कि मंगोलों द्वारा बगदाद पर कब्जा और रशीद अल दीन तबरेज का जो है इतिवृत्त में दिया गया 14वीं शताब्दी का एक लघु चित्र है। यानी कि ये चित्र जो है रशीद अल दीन जो है उन्होंने बनाया है। आगे एक और चित्र है, ये क्या है कि कुबलाई खान शिविर में जो है उसकी चाबी बनाते हुए जो है चित्र है। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसके जो है 2 पार्ट में ये पब्लिश हो चुका है, इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।